अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नया प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत जुडिशल पैकेज आइनी तरमीम के ज़रिए अप्रूव कराना चाह रही है। जुडिशल पैकेज है क्या, इस पे बात करेंगे। और इस हवाले से एक ड्राफ्ट जो है वो कुछ निकला है बाहर, और वो ड्राफ्ट पढ़ के आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मौजूदा अदालती निज़ाम है इसको तकरीबन तकसीम यानी तब्दील किया जा रहा है, हैती तब्दील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी जुरिडिक्शन कटेल की जा रही है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो उसको जो जुरिडिक्शन दी गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कटेल करके वो दी गई हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं, तो वो उनसे ये टाइटल ले लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे। और फेडरल जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा, और इसके चीफ जस्टिस भी फिर वो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये अगर आप देखें तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत करना क्या चाह रही है, किस तरह वो मौजूदा जुडिशरी को जो है वो कंट्रोल करना चाह रही है। एक किस्म का बहुत से वकीलों से बात हुई है जो न्यूट्रल हैं, ना वो पीटीआई के हैं। वो कहते हैं कि जी ये ड्राफ्ट तो जो है ये तकरीबन अगर ये चैलेंज हो जाता है ये ड्राफ्ट, और इसमें 40 के करीब जो है वो अमेंडमेंट सजेस्ट की गई हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बड़ी वाज़ेह तौर पे। यूनानिमस भी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल चीफ जस्टिस काजी फैसला इस पे करें, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसला के हवाले से जो इतलात आई हैं जुडिशल पैकेज कि उनको मे भी ये इस चीज़ का अवेयर हो। मुझे नहीं श्योर कि वो जो है वो इसके इस हवाले से अवेयर हैं या नहीं कि इस पैकेज में है क्या, और वो पढ़ के अगर वो इंडोर्स कर दें तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई है इसमें बताया गया है कि जी पहली दफ़ा जो चीफ जस्टिस होगा वो वज़ीर-ए-आज़म सदर अपॉइंट करेगा विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी हुकूमत पहला चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। और उसमें बताया गया है कि उसकी जो मैक्सिमम एज होगी वो 68 साल होगी। और मज़े की बात है ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कोई माजी में रहा हो, रिटायर्ड जज, या कोई सर्विंग हो, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो वो जज होगा, बन सकता है। इसके अलावा तो वकील भी, और वो जो हाई कोर्ट के जज की वो तो वही तरीके का यानी बताया गया है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि 68 साल एज और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज भी चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन सकता है। तो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि आप लगा सकते हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसला हैं वो इसके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह बन सकते हैं। और ये कोई यानी जो मौजूदा हुकूमत है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स कटेल करके सारा कुछ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दिया है, तो वज़ीर-ए-आज़म या मौजूदा हुकूमत ऐसा ही चीफ जस्टिस पहली दफ़ा लगाएंगे जो उनकी मर्ज़ी को। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज कितने होंगे, उस हवाले से कहा गया है कि जी वो कानून में फिर सिंपल लेजिस्लेशन से होंगे। उन जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी जी, पहली दफ़ा ये होगी कि जो चीफ जस्टिस होगा उसके साथ सदर मुशावरत करके अपॉइंट करेगा। ये नहीं जिस तरह आपको याद होगा कि काजी फैसला साहब पहले चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट डायरेक्टली लग गए थे। यहाँ भी उनको अगर अपॉर्चुनिटी, अगर वो विलिंग हुई है तो चांसेस हैं कि वो डायरेक्टली चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन सकते हैं। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो पावर दी गई हैं वो 184(3) का जो सारा यानी वो जो केसेस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे। और ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) में अपीलें पेंडिंग हैं, रिव्यू हैं, वो भी जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब वो 184(3) में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो केसेस फुल कोर्ट सुनेगा। और अब इस जो ये अगर ये अमेंडमेंट गो थ्रू हो जाती है तो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला भी फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा।
इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से जो बनाई गई है बॉडी, वो ये है कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो चेयरमैन होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 2 जज होंगे सीनियर मोस्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट, और उसके 2 सीनियर जजेस होंगे। और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे होंगे, और 4 लॉ मेकर होंगे, दो जो है वो MNA होंगे, 2 सेनेटर होंगे, और अपोजिशन से भी बंदा होगा, गवर्नमेंट से भी होगा। तो ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए कहा गया है। बाकी जो चीफ जस्टिस होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो नेशनल असम्बली की कमेटी जो है 8 रुकनी, वो अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। और वो जो जब पहली दफ़ा तो जो है वो सदर वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्टली लगा देंगे ना, फिर जब 3 साल बाद उसका टेन्योर बेस्ड है अपॉइंटमेंट, अगर वो 68 साल हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा, तो 68 साल से ऊपर वो नहीं जा सकता। ये है कि अगर वो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो यानी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है, उसके बाद वो नेशनल असम्बली की कमेटी बनाएगी, और नेशनल असम्बली कमेटी के में 8 मेंबरान होंगे, वो मेजॉरिटी से फैसला करेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी, ये नहीं होगा कि अपोजिशन या यानी वो हुकूमत वो सियासी जमातों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और वो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 3 जज हैं, उनमें से एक चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी अमूमन ये था ना कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो नेशनल असम्बली की जो कमेटी 8 रुकनी, उनमें से एक को लगाएगी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एज है वो 65 साल ही होगी। टेन्योर बेस वैसे उनका भी 3 साल होगा, और वो 65 साल हो गए तो वो यानी रिटायर हो जाएंगे। यहाँ भी 3 साल होगी जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चीफ जस्टिस का टेन्योर, और वो जो है वो यानी 68 साल उसमें हो सकती है। तो और जितनी पावर हैं कि जी 190 के तहत जिस तरह से आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की में सारे जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं और लोअर कोर्ट हैं वो बाउंड है उनकी डायरेक्शन पे। यहाँ का है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाउंड होंगे। यानी अपर एक यानी एपेक्स कोर्ट अगर हम कहें, जिसे सुप्रीम कोर्ट को कहते थे, अब एपेक्स कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, इसको जैसे मैंने बताया कि 184(3) के सारे केसेस उसमें यानी चले जाएंगे वो। और 199 में जो केसेस आए हैं, जो अपीलें हैं, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आएंगी, और उसमें देखा जाएगा कि लीव ग्रांट होती है या नहीं, ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल का है। नहीं होती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। और यानी इसमें जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपलेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन का मामला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। जो अपलेंट जुरिसडिक्शन से नीचे से मामला आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यानी एपेक्स कोर्ट आप इसको नहीं कह सकते, ये सूरत है। इसके अलावा आर्टिकल 63A में भी जो वो कहा गया है, उसमें इंटरप्रिटेशन यानी अमेंडमेंट की गई है कि जी वर्ड काउंट होगा, जो लॉ मेकर है जो डिफेक्शन करेगा उसका वर्ड काउंट होगा। तो ये जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जैसे मैंने बताया कि सारे सुप्रीम कोर्ट से भी केस उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 184(3) इस्तेमाल ही वो करेगा। तो ये जो पैकेज है, मुझे याद है कि फार्मर अटार्नी जनरल इरफान कादिर, उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में ये बात की थी कि जी हम बहुत हो चुका, अब जुडिशरी को कटेल एक रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जिस किस्म की उन्होंने बातें की थी वही ड्राफ्ट ये है। और ये ड्राफ्ट अगर ये यानी इस पर हो जाता है, यानी गो थ्रू हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि अदलिया जो मौजूदा रजीम चाह रही है उसी तरह चलेगी। क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो हुकूमत लगाएगी वज़ीर-ए-आज़म, तो वो यानी काजी साहब को भी लगा सकता है, किसी रिटायर्ड जज को लगा सकता है जो 68 साल एज नहीं है जिसकी, या वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये अजीब ही वैसे खिचड़ी बन गई। अब जो पीपल्स पार्टी वाले वो इस चीज़ पे खुश हैं कि जी वो जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का तो हम बना रहे हैं, ये है वो। उस वक्त मुशर्रफ का दौर था, तकरीबन मिनी मार्शल हुकूमत तो थी लेकिन तकरीबन मुशर्रफ वर्दी में थे। उस वक्त ये चीज़ें थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, क्योंकि अदालतें असर रसूख उस पर था मुशर्रफ साहब का। अब तो वो सूरत हाल भी नहीं है। और 2009 के बाद अदलिया ने एक तहरीक चली, आज़ाद अदलिया, जिसने उसमें उसको इस तरीके से कंट्रोल करना कोई अजीब समझ नहीं आ रही कि क्या सूरत हाल बनते, यानी क्या वजह है। तो ये जो तकरीबन 40 के करीब का आर्टिकल हैं, और उसमें एक और भी है कि जी जजेस को ट्रांसफ़र करने का भी है कि जी जुडिशल कमीशन की यानी डिसीजन से किसी हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। पहले कंसेंट थी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म, यानी अबालिश हो गया। तो ये बड़ी यानी अगर आप इस ड्राफ्ट को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी, काई साहब का हम नहीं कह सकते कि वो क्या, लेकिन इस वक्त वो और हर सोच में हर बंदा यानी हर एक यानी उसकी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट का ये 2/3 से ज़्यादा यानी अगर फुल कोर्ट बना तो ये यानी 10 से ज़्यादा जजेस, बल्कि इससे भी ज़्यादा जजेस, यानी ये यूनानिमस के चांसेस वैसे कम है, काई साहब का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे जमाल और जैसे नईम अख्तर खान वो करते हैं जो काई साहब समझते हैं, यानी उनके करीब वो जाने जाते हैं। अमीनुद्दीन साहब को भी ज़्यादा करीब जाता है। इन 4 के अलावा मेरा ख्याल है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, बल्कि यूनानिमस भी चांस है कि जो ये ड्राफ्ट अगर ये अप्रूव होता है, जो सर्कुलेट हुआ है, जो मुख्तलिफ एक कमेटी के मेंबर ने शेयर किया है, क्या पता ये इनिशियल हो, इसमें तब्दीलियाँ आ रही हों, लेकिन ये पढ़ के तो बिल्कुल अंदाज़ा होता है कि किस तरह यानी सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में अब ये देखिएगा कि ये जो जज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये बैठेगा, जी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में अब इस कौन सी बिल्डिंग होगी। जब 184(3) के केसेस उसने उठाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर उसने उठाने हैं, हाई कोर्ट से भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की इंटरप्रिटेशन के लिए वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या वक़्त रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट क्या यानी 2 मरले के केस, रेंट के केस सुनेगा, क्रिमिनल केस सुनेगा, क्या इसकी कोई समझ नहीं आ रही। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अहमियत तरफ यानी वजह कोई समझ नहीं आ रही कि उसकी वजह क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 4 में ये लिखा गया है कि जो भी मैटर ऑफ यानी लॉ की इंटरप्रिटेशन, आइन की इंटरप्रिटेशन होगी तो कमेटी जो है वो लार्जर बेंच बनाएगी। तो इसके बाद ये कोई समझ नहीं आती कि ये पैरेलल एक जुडिशल सिस्टम बनाने का क्या मकसद है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अदलिया को कमज़ोर करने की एक प्लान है कि ताकि ये जो डिजोरो पावर है अदलिया में ये ख़त्म की जाए। और नाम ये लिया जा रहा है कि जी पार्लियामेंट को हम सुप्रीम कर रहे हैं। पार्लियामेंट तो पता नहीं सुप्रीम होगी कि नहीं, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है इस पर बड़े सवालात हैं। जब फॉर्म 47 की पार्लियामेंट और उसके लॉ मेकर यानी फॉर्म 47 वाले वो इस तरह की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे तो ये फिर कहा जाएगा कि फॉर्म 47 की अदालत। तो ये मेरा ख्याल है कि जजेस को भी इस पर देखना है कि क्या हम ये जो ड्राफ्ट है ये अप्रूव हो सकता है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये यानी ये इसकी सर्वाइवल हो। ये डायरेक्टली अटैक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कर रहा है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस हुकूमत लगाएगी तो फिर जज भी फिर वो अगले वो सदर के साथ मुशावरत में लगाएंगे। फिर नेशनल 3 साल बाद नेशनल असम्बली की जो कमेटी बनेगी और उसका मामला होगा। तो अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता। 63A की इंटरप्रिटेशन भी की बात की गई है। आर्टिकल 48 का में भी है तब्दीली लाई गई है। 175B इंसर्ट किया गया है जिसमें ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बताया गया है कि ये यानी एक नई बॉडी, एक नया बनाया जा रहा है। तो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है मैं समझता हूँ कि इसकी ये अगर यानी फंक्शनल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की तो फिर बिल्कुल ही हैसियत ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं कि आज PTI इस हवाले से कोई प्रीएम्प्टिव पिटीशन करती है या कोई और जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये जो कानून प्रपोज ड्राफ्ट जो मैंने बताया कि ये जो हमारे पास है ये अगर यही है 40 के करीब आर्टिकल की में अमेंडमेंट है ये है, तो ये तो बड़ा सीरियस मामला है
जुडिशरी को इस पे बिल्कुल स्टैंड करना चाहिए। ये मिनवान अगर ये यानी किया जा रहा है बाज़ाहिर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कंसेप्ट सबको मालूम है कि ये कोई बोनाफाइड नहीं हो रहा। ये सबको पता है कि क्या मकासद है, क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम है उसकी गारंटी चाहिए, और उसकी गारंटी जो है वो सबको मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब तब्दीली होगी, जैसे मंसूर अली शाह आएंगे तो फिर चांसेस मुश्किल है। तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट हल्दिया पे मैं तो समझता हूँ ये हमला है। ये जो है ये पीसीओ से ज़्यादा वर्स है कि आप जजेस को इनफेक्टिव कर देंगे, जजेस की पावर ख़त्म कर देंगे, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। और वो पार्लियामेंट करने जा रही है जिसकी लेजिटिमेसी पे बड़े सवालात हैं। लेकिन आप देखते हैं क्या होता है, किस तरफ चीज़ें जाती हैं। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।